हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी कोड ऑफ यूपीएससी। तो उस सीरीज़ में मैं आपको करंट से होने वाली सारी घटनाओं को उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड करके यूपीएससी में उस पर बनने वाले संभावित प्रश्नों को डिस्कस करता हूं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने आज एक नया टॉपिक उठाया है। जैसे कि आपने करंट में न्यूज़ देखी होगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के भीतर उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग का कार्यकाल का विस्तार किया है। ठीक है, ये तो था हमारा करंट का टॉपिक। ठीक, तो उसके बैकग्राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बैकग्राउंड से हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो हम इस बार देखते हैं इस टॉपिक में। तो ये पहले हम ज़रा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स बी स्टार्ट। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप श्रेणीकरण, अगर जैसे कुछ आप लोगों में से हमारे दोस्तों को शायद पता ना हो कि एक आयोग का गठन किया गया था 2017 में राष्ट्रपति महामहिम कोविंद द्वारा अक्टूबर में एक अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आयोग के गठन की इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो उस आयोग को किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया, ये देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारा आर्टिकल 340 कौन सा 340 में वर्णित स्थितियों के अनुसार, इसमें क्या है, राष्ट्रपति भारत के राज्य के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, यहाँ 2 पॉइंटों पर विशेष ध्यान देना, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आदेश द्वारा आयोग को नियुक्त कर सकता है। ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340 में बात कही गई थी। तो अक्टूबर 2017 में मोदी सरकार 2015 में एक प्रस्ताव लाती है और उस 2015 में, ध्यान देना टाइम पर, 2015 में मोदी सरकार एक प्रस्ताव लाती है कि ओबीसी में सब कैटेगरीज की जाए। सब कैटेगरीज करने का कारण क्या था, अगर इस पर हम ध्यान दें तो इसका एक लंबा इतिहास की तरफ हम नहीं जाते हैं, क्योंकि ओबीसी की लड़ाई 1953 से स्टार्ट हो जाती है और निरंतर चलती रहती है जब तक इंदिरा साहनी का केस द्वारा माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे पास आदेश सरकार को नहीं दिया जाता है कि एक आयोग के गठन किया। तो हम उतनी ब्रीफली नहीं जाएंगे, हम थोड़ा पॉइंट पर छूते हुए चलते हैं। तो जैसे ओबीसी की बात करते हैं, तो हुआ ये कि अक्टूबर 2015 में मोदी सरकार ने ये कहा कि ओबीसी को पर्याप्त आरक्षण सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कैसे? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% रिजर्वेशन की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू करते हुए मंडल कमीशन की 1990 में 27% आरक्षण की प्रावधान किया गया। लेकिन ये देखा गया कि ये 27% आरक्षण ओबीसी की कुछ ही जातियों के पास पहुंच जाता है, जबकि ओबीसी का जो जातियों का कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी कलेक्शन को, उसी आधार को क्रीमी लेयर नाम दिया गया कि कुछ क्रीमी लेयर में रखेंगे, कुछ ओबीसी में रखेंगे। लेकिन जब रिजर्वेशन लेने की बात आती है तो ना क्रीमी लेयर वाला छोड़ता है अपने अदर बैकवर्ड के लिए, और ना बैकवर्ड वालों को तो वैसे भी नहीं मिल पा रहा था। तो उससे क्या हुआ, उस कैटेगरी को कम करने के लिए सरकार ने ये कहा कि हम अब ओबीसी में एक क्या करेंगे, रिजर्वेशन की सब कैटेगरीज की जाएगी। तो उसी को बिहाफ लेकर के पर्याप्त रूप से रिजर्वेशन का फ़ायदा सभी जातियों को, ओबीसी को नहीं मिल पा रहा है, केवल कुछ जातियों को मिल पा रहा है। आप देखते भी हैं कि ओबीसी में आपके यादव, आपके शाक्य, मौर्य और भूमिहार, आपके कई और कास्टें जुड़ी हुई हैं।
तो राज्य केंद्र सरकार ने आर्टिकल 340 के अनुसार राष्ट्रपति के अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का प्रयोग किया और आदेश दिया कि एक सब कैटेगरीज करने के लिए शैक्षणिक आधार, सामाजिक आधार पर एक आयोग का गठन किया जाए। ठीक, तो उस आयोग का गठन किया गया। तो उस आयोग का 2015 में एनसीबी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के उपश्रेणी का प्रस्ताव पेश किया गया और अक्टूबर 2017 में राष्ट्रपति ने पूर्व न्यायमूर्ति कौन, जी रोहिणी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग को गठित किया। इसका टाइम पीरियड ऐसा था कि ऐसा होता है कि राष्ट्रपति टाइम की वॉल्यूशन राष्ट्रपति के विवेक पर होती है। ठीक है, सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के विवेक पर है। यहाँ पे भी आर्टिकल में जो 340 में बात की गई है उसमें भी राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार जिन्हें वो समझे कि ओबीसी की रिपोर्ट देने के लिए या ओबीसी आयोग को गठन जो कमीशन बनाया जाए, ऐसे आयोग को गठन किया जाए, तो वो उसका किन किन लोगों को कैसे क्या उसके सदस्य हों वो राष्ट्रपति के विवेक पर है। ठीक है, तो ये थी इसके पूर्व की कहानी। क्या 2017 में जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक सब कैटेगरीज ओबीसी के बनने के लिए आयोग का गठन किया गया। अब हालिया में ये चर्चा में इसलिए आया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उप श्रेणीकरण के मुद्दे का परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल का क्या कर दिया, इन्होंने विस्तार कर दिया। मैंने आपसे बात की थी कि इसके आयोग के सब कैटेगरीज आयोग के गठन करने का मेन रीज़न क्या था। तो अगर हम मेन रीजन पे जाएं तो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के समुदाय में अधिक पिछड़े लोगों को जैसे ओबीसी की कैटेगरी बांटें कि ये इस कैटेगरी के लोग हैं, तो उसमें देखें कि जो रिजर्वेशन है 27% का जो रिजर्वेशन है शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में वो एक ही वर्ग के लोगों को मिल रहा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की अन्य जातियों को नहीं मिल पा रहा है। तो उन्हीं के पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लाभ लेने के लिए ऐसे आयोग के गठन किया जाए जो ये बताए कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी अब अदर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी से ऊपर उठ गई हैं। समझना ध्यान से, ठीक है। तो ये इसके पीछे की बैकग्राउंड रही, इसके आगे बढ़ने की बैकग्राउंड रही, क्या उसका इतिहास रहा, ये आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अपने अपकमिंग एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड आर्टिकलों की तरफ जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो हमारा काम है। तो सबसे पहले बात आती है कि एनसीबीसी जो आयोग गठित किया गया था, बना था, एनसीबीसी की अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये गठित हुआ था 1993 में। कब गठित हुआ था? एनसीबीसी का गठन हुआ था अगस्त 1993 में। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश देती है कि अदर बैकवर्ड क्लास की स्थिति को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक आयोग का गठन करे और वो उनकी समीक्षा करे और उनके अधिकारों का संरक्षण करे। ठीक है, तो वो गठित हुआ था एनसीबीसी 1993 में। यहाँ पर ये जो गठित हुआ था वो सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता था और इसको कोई भी संवैधानिक दर्जा नहीं था, इसको केवल क्या था, वैधानिक दर्जा था। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के अंतर्गत नहीं बना था। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 102nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है लागू अगस्त 2018 पर। यहाँ ध्यान देना, ये कब लागू होता है? अगस्त 2018 को। अगस्त 2018 को आयोग जो एनसीबीसी आयोग था उसे गठित कर, उसका नाम अब वो उसको दर्जा दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह, यानी अब उसे कैसा दर्जा दे दिया? एक संवैधानिक दर्जे की तरह। संवैधानिक दर्जा जैसे आपका अनुसूचित जाति आयोग होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग होता है, तो उसी के अनुसार 338, यहाँ ध्यान देना, आर्टिकल 338 खा जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद में 102वें अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 338 खा जोड़ा गया है और एनसीबीसी को किसका दर्जा मिल गया? संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी एनसीबीसी जो पहले केवल आयोग था, वैधानिक आयोग था, और अब जो 2018 से संवैधानिक आयोग बना, इसकी संरचना में हम
तुलना करें। तो संरचनात्मक जब हम स्ट्रक्चर इसका देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, इसका संवैधानिक दर्जा अगर हम देखते हैं तो इसकी संरचना अगर हम देखते हैं तो इसमें बनाया गया एक आपका अध्यक्ष और एक आपका उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। ठीक है, क्या बनाए गए? 3 अन्य सदस्य, और इन 3 सदस्यों में एक वुमेन, एक महिला भी अनिवार्य रूप से सदस्य रहेगी। ठीक है, अब क्या बात होती है, इनके अधिकारों की बात करते हैं। कौन से? 102वें अमेंडमेंट की। तो अधिकारों की अगर हम बात करें तो अब जो इन्हें अधिकार दिए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस को, तो इसे सिविल कोर्ट का अधिकार दिया गया है, यानी ये वाद को सुन सकता है, वादी को बुला सकता है। ठीक है, इसके अलावा कानूनों का विनियमन भी कर सकता है। दूसरी बात, ओबीसी के विकास के लिए सरकार को सलाह दे सकता है और उनके विकासात्मक कार्यों में भाग भी ले सकता है। पहले क्या था? पहले जो आयोग बना था एनसीबीसी, वो केवल सलाह देने का काम करता था, किसी प्रकार की विकासात्मक कार्यों के लिए भाग लेने का काम नहीं करता था। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? 102nd अमेंडमेंट। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से और आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक तो आपका ये हो गया महत्वपूर्ण, दूसरा आपका टॉपिक यही पूर्व में स्थिति क्या थी, तो पूर्व में आपको स्थिति बता दी। एनसीबीसी एक वैधानिक आयोग था और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता था। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण है? इसके अलावा आर्टिकल महत्वपूर्ण है आर्टिकल अनुच्छेद 14 और आपका अनुच्छेद 16 आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है, जैसे आपको पता है, यानी गैर बराबरों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यानी जो लोग उन्नत अवस्था के वर्गों में हैं, जो लोग अपर क्लास में हैं या फिर इनका सामाजिक और आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर उच्च है, उनसे की तुलना शैक्षणिक स्तर और सामाजिक स्तर निम्न वाले लोगों से नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो था आपका सामाजिक समानता का सिद्धांत जो आपकी समक्ष है, यानी संविधान के समक्ष समानता की गारंटी की बात करता था, वो ये था। ठीक है, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 की ही एक सब कैटेगरीज के रूप में आप देख सकते हैं कि कुछ ओबीसी का कैटेगरीज क्या हो रही है, स्टेटस, लिविंग स्टेटस, उनका शैक्षणिक स्तर ऊंचा हुआ है, सरकारी नौकरियों में पर्याप्त उनका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन कुछ ओबीसी की कैटेगरी के लोगों का सरकारी नौकरियों में शैक्षणिक स्तर पर पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ऐसे लोगों को के साथ आप ये कैसे कह सकते हैं कि संविधान में समानता की गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? समझना ध्यान से। तो ऐसे लोगों को समानता की गारंटी देने के लिए उस कैटेगरी में, यानी ओबीसी की कैटेगरी में एक सब कैटेगरी होना अनिवार्य है। समझ में आया? जैसे आप लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी है ही, फिर ये सब कैटेगरी कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी एक स्टेटस को ये बताता है, आप आवेदन करते हैं कि आप उनके क्रीमी लेयर की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, आप क्रीमी लेयर में आते हैं। लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आती है तो क्रीमी लेयर भी ओबीसी की कैटेगरी में रिजर्वेशन लेता है और नॉन क्रीमी लेयर भी ओबीसी की कैटेगरी में रिजर्वेशन लेता है, यानी 27% में दोनों फाइट करते हैं। समझना ध्यान से। तो जिसके पास संसाधन है, सोर्स हैं, यानी क्रीमी लेयर वाला, वो फाइट करके आगे निकल जाता है। तो ये संविधान की जो समानता के सिद्धांत की क्या हो रहा है, एक तरह से पालन नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो ये चीज़ आपकी आर्टिकल क्या हो गया, 14 हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 16(4) का, तो आर्टिकल 16(4) आपका क्या है, सरकारी नौकरियों में क्या देता है, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की नियुक्ति या पदों में आरक्षण के लिए प्रावधान क्या हो, इसके बारे में बताता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है
कि एक ही वर्ग के या एक ही जाति के या कुछ ही जातियों का पर्याप्त सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन है और बाकियों को नहीं मिल पाता है। समझ में आया? तो समक्ष यानी समानता, संविधान की नज़र में समानता के सिद्धांत का पालन करने के लिए और सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से सीटों का पर्याप्त आवंटन करने के लिए कैटेगरीज होना ओबीसी का समय की मांग थी। तो उसी समय की मांग को भांपते हुए 2017 में आयोग का गठन किया महामहिम राष्ट्रपति ने, और उसी आयोग ने अभी उसका कार्यकाल दोबारा पुनः बढ़ाया गया है। ओके, तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी हालिया में टॉपिक चला, सब कैटेगरीज फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से आर्टिकल आपके महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो डिस्कस किए मैंने यहाँ पे। आर्टिकल 340 संविधान में राष्ट्रपति को ये वो देता है, आदेश राष्ट्रपति दे सकता है कि एक आयोग की नियुक्ति किया जाए। आर्टिकल 338 खा जोड़ा गया संविधान संशोधन करके, और इसी 102वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 342A भी जोड़ा गया है। ध्यान देना, 342A, यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं 342A, ये भी जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी ऐड किया गया था। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक विद अवर अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप अपने कमेंट और इससे संबंधित जो आपकी PDF वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और आपके बहुमूल्य कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर भेजिए। थैंक यू।